हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, कल की क्लास में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। ये जो क्लास चल रही है हिंदी पैडागोजी की है। ठीक है, ये पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में आपकी हेल्प करने वाली है, क्योंकि जो ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रही हूँ ये PYQ के ही हैं, जो कि काफ़ी बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आई होप आपने कल की क्लास को अटेंड कर लिया होगा, क्योंकि कल की क्लास में हम लोगों ने जो है 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए हुए थे। तो चलिए फिर आज हम लोग 16 से स्टार्ट करते हैं। 16 में जो है पूछा गया है कि छोटे बच्चों के लिए पाठ योजना बनाते समय अध्यापिका ने जो है समग्र भौतिक प्रक्रिया विधि पर जो है ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। यानी कि जो एक टीचर थी वो क्या है, छोटे बच्चों के लिए पाठ योजना बनाते समय क्या किया, उन्होंने सोचा कि भौतिक प्रक्रिया यानी जो एक्टिविटी होती हैं उन पर जो है उन्होंने ध्यान केंद्रित किया कि यस जो है इसको भी इंक्लूड किया जाए। पाठ में समग्र भौतिक प्रक्रिया शामिल करने के लिए अध्यापिका को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। यानी कि जो टीचर है वो भौतिक प्रक्रियाएं इंक्लूड करने, इसके लिए उनको क्या करना चाहिए ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में पूछा है कि गतिविधि ना जो है करवाना, मतलब करवा कर प्रश्न पूछे जाएं और जो है उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। यानी जो है कहा जा रहा है प्रश्न ऑप्शन 1 में कि एक्टिविटी ना करवाई जाए, बल्कि जो है प्रश्न पूछने यानी प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं उसका उत्तर देने के लिए आप बच्चों को प्रोत्साहित करो। तो ये कुछ हद तक सही था, बट 100% ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक्टिविटी ना करने को बोला जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होगा। क्योंकि एक्टिविटी जो बच्चा करके सीखता है तो वो लॉन्ग टाइम चलता है और उसके माइंड में जो है स्थायी रूप से जो है रहता भी है। तो ये गलत हो जाएगा। कक्षा में कुछ शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए, या फिर ऐसी गतिविधियां करवाएं जो अपनी अपनी सीट पर बैठे बैठे जो है हो सके और जोड़ों या समूह में काम करने के मौके दें। या फिर जो है कक्षा में कुछ श्रवण जो है संबंधित गतिविधियां करवाएं। तो जरूरी नहीं कि कुछ आप श्रवण संबंधी ही गतिविधियां कराओगे। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपके ऑफिशियल आंसर की में गिवन, वो बी ऑप्शन है कि कक्षा में कुछ शारीरिक गतिविधियां कराओगे। अब कुछ शारीरिक गतिविधियां में क्या आ जाता है, सब कुछ आएगा। यानी जो है जैसी एक्टिविटी आप करना चाहो, जैसी एक्टिविटी आप प्लान करना चाहो कि यस बच्चे कर सकते हैं, बच्चों को ध्यान में रखते हुए आप वो कर सकते हो। क्योंकि भौतिक जो प्रक्रियाएं होती हैं वो जो है शरीर से ही रिलेट करती हैं, क्योंकि आप एक्टिविटी करोगे तो एक्टिविटी आप शरीर के ही माध्यम से करोगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपके आंसर की में गिवन, वो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्याकरण सिखाने का कौन सा उपागम इस मत को जो है प्रोत्साहित करता है कि भाषा अधिगम नियमों को सीखने से संबंधित है। ये यहाँ पर बताना है। तो पहला है व्याकरण अनुवाद, या फिर निगमनात्मक, या फिर आगमनात्मक, या फिर संप्रेषणात्मक। तो निम्नात्मक जो होता है इसमें क्या होता है, पहले हम रूल सीखते हैं फिर हम उदाहरण दे रहे होते हैं। तो ये ऊंची क्लासों में यानी 5th से लेके जो अबव क्लासें होती हैं, 6 7 8 12 ग्रेजुएशन A to Z, तो उसमें जो है ये जो विधि है वो ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, वो नियम एंड रूल को फॉलो करते हुए जो अपनी लर्निंग को करते हैं। आगमन विधि जो होती है इसमें क्या होता है, पहले उदाहरण दिए जाते हैं, यानी पहले आप बच्चों को एग्जाम्पल देते हो, फिर जो है आप उसकी जो है उसके रूल सिखाते हो। तो इसमें क्या है, बच्चा जो है ये छोटी क्लासों में ज़्यादा अप्लाई किए जाते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और वो जो है एग्जाम्पल देख करके चीज़ें समझ पाते हैं। तो ये भी यहाँ पर संप्रेषणात्मक का मतलब होता है कम्युनिकेशन, यानी आप डिस्कस करके जो है संवाद करके जो है लर्निंग को करवा रहे हो। तो यहाँ पर जो 17 है इसका राइट आंसर जो है, बात यहाँ पर हुई है व्याकरण सिखाने का कौन सा उपागम इस मत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा अधिगम नियमों को सीखने से संबंधित है। तो यहाँ पर जो बात हुई है नियमों की हुई है, और नियम कहाँ पर फॉलो पहले किए जाते हैं, बी ऑप्शन में, निगमनात्मक विधि। और व्याकरण में जो है निम्नात्मक विधि का ही प्रयोग किया जा रहा होता है, क्योंकि उसमें हम पहले नियम सीखते हैं, जो रूल हैं वो हम सीखते हैं, फिर जो है हम ट्रांसलेट करते हैं, फिर जो है हम जो चीज़ें हैं वो हम सीख रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन जिसमें पूछा है
एक अध्यापक कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मुक्त लेखन कार्य देने की योजना बना रहा है। अधिकांश अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? यानी कि अध्यापक कक्षा 5 के जो बच्चे हैं, क्लास 5th के बच्चे मुक्त कार्य लेखन देने की योजना बना रहे हैं। तो उनको कौन-सी बातों पर ध्यान देना है, ये ध्यान रख केंद्रित करना है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर जो 18 में, तो पहला है शिक्षार्थियों की लिखावट पर, तो उनकी जो हैंडराइटिंग है आप उस पर फोकस नहीं करोगे। एटलीस्ट आप ये पहले देखोगे कि बच्चा लिख क्या रहा है, वो चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसको कुछ समझ में आ भी रहा है कि नहीं। हैंड राइटिंग तो बाद की बात है। विषय वस्तु की सटीकता, ये आप देखोगे, या फिर विषय वस्तु में प्रवाहता, या फिर प्रवाह और सटीकता दोनों पर ही ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर जो 18 है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन होगा। देखिए सटीकता ये निगेटिव वर्ड हो जाता है। आप बच्चे से बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जैसे आपने बोला है, जैसे आपने पढ़ाया है, जैसे आपने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, सेम बच्चा वैसे ही लिखे, या फिर बच्चा सेम वैसे ही डिस्कस करे। हाँ, बच्चा जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है वो बच्चा आपको बताए, बट आप उससे ये एक्सपेक्ट ना करें कि सेम वैसे ही बच्चा बिल्कुल सटीकता से ही आपके साथ डिस्कस करे। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सटीकता एक निगेटिव वर्ड में जाता है, जो कि मैंने टैग वर्ड में डिस्कस भी किया हुआ था। आई होप आपने क्लास ज्वाइन की होगी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि विषय वस्तु में प्रवाहता ये आपका राइट आंसर है। कि आप ये देखोगे कि बच्चा विषय वस्तु जिस सब्जेक्ट में हम लेखन कार्य दे रहे हैं, एटलीस्ट बच्चा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, वो चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें पूछा है उधोमुखी यानी टॉप डाउन से आशय है समग्र अर्थ पर ध्यान देना। अधोमुखी बॉटम अप से क्या आशय है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है, इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? तो पहला है लघु उत्तरीय प्रश्न पूछने पर ध्यान देना। तो बॉटम अप का मतलब होता है कि लघु उत्तरीय नहीं, बल्कि क्या है, अर्थ पर ध्यान देना। अगला है पाठ्य वस्तु और अमूर्त विचारों के सार पर ध्यान केंद्रित करना, या फिर पठन पूर्व पर ध्यान देना, या फिर पाठ्य वस्तु के शब्दों और वाक्यों पर ध्यान देना। तो बॉटम अप का जो मतलब होता है, कल भी मैंने आपको डिस्कस किया हुआ था कि नीचे से हम ऊपर की तरफ जाते हैं। यानी पहले हम वाक्य शब्द देखते हैं, फिर वाक्य देखते हैं, फिर पूरा अनुवाद देख रहे होते हैं। तो ये हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, यानी वर्ड देखा, फिर शब्द देखा, फिर वाक्य बनाया, फिर सारांश देखा। तो ये क्या है, फिर पैराग्राफ पूरा डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारा नीचे से ऊपर की तरफ जाना हो गया। तो ये हो जाता है बॉटम अप। टॉप डाउन का मतलब होता है कि अब टॉप से यानी ऊपर से आप नीचे की तरफ आ रहे हो। जैसे कि आप लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए, ठीक है, सारांश हो गया, फिर आप उसके मेन मेन पॉइंट पर जा रहे हो। तो ये आपका टॉप से डाउन की तरफ हो गया। लेकिन बॉटम अप का मतलब होता है नीचे से ऊपर की तरफ जाना। आप सिंपल सी बात में समझिए, क्योंकि अगर ये ध्यान रखोगे कि टॉप का मतलब होता है ऊपर से नीचे की तरफ आना, और डाउन का मतलब, बॉटम अप का मतलब होता है नीचे से ऊपर की तरफ जाना, तो ये आप चीज़ें समझ पाओगे। बाकी ऑप्शन गलत होंगे। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 19 का, कि पाठ्य वस्तुओं के शब्दों और वाक्यों पर ध्यान देना। ये क्या हो जाता है, बॉटम अप की प्रक्रिया के अंतर्गत जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर जो है वो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है कि भाषा अध्यापक का प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए, यानी जो लैंग्वेज के टीचर होते हैं उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। तो पहला है शिक्षार्थियों को निर्देश देना, ये होना चाहिए, या फिर शिक्षार्थियों की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना, या फिर शिक्षण के लिए उपयुक्त विषय वस्तु का चयन करना, या फिर शिक्षार्थियों के विभिन्न वर्ग समूह बनाना। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर वो बी ऑप्शन होगा, कि शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की आप पहचान करोगे। आपकी ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि आप बच्चों को निर्देश दोगे, विषय वस्तु का आप चयन करोगे, वर्ग समूह बनाओगे। तो पहले ही इसमें आपका इंक्लूसिव क्लासरूम जो होती है, वो एनसीएफ वो भी फोकस नहीं करता, और साथ ही इंक्लूसिव जो क्लासरूम है
वो भी जो है इस पर फोकस नहीं करती है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन होगा। एटलीस्ट आपका फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि संप्रेषणात्मक आवश्यकताएं, कि बच्चा एटलीस्ट बोल पा रहा है सही से कि नहीं, वो चीज़ों को समझ पा रहा है कि नहीं, वो अभिव्यक्त कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 21 पे। 21 है, एक छोटी बच्ची कोई एक जो है पुस्तक उठाती है, उसे जो है सीधी तरफ तरफ से जो है पकड़ती है और जो है उसके पृष्ठ पलटती है। इन जो है सब में क्या सम्मिलित है? यानी एक बच्ची है छोटी सी, उसने एक बुक को उठाया और जो है क्या किया, उसे सीधी तरफ से जो है उसने पकड़ लिया और जो है उसके पृष्ठ वो पलटती है। तो ये जो एक्टिविटी हुई है इसको आप जो है सब में क्या सम्मिलित करते हैं? तो पहला है उद्गामी समाधान जो है कौशल है बच्ची में, या फिर उद्गामी जो है साक्षमता कौशल है, या फिर उद्गामी पाठ्यचर्या है, या फिर उद्गामी जो है गुण धर्म है। तो 21 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? देखिए, बच्ची को ये पता है कि एटलीस्ट हमको बुक कैसे पकड़नी है, ठीक है, और बच्ची ये भी जानती है कि हमको कैसे इसको पढ़ना है। यानी कि आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, उनको नहीं पता होता है कि बुक को कैसे हमको पकड़ना है, कैसे जो है, यानी किस तरफ सीधा है किस तरफ उल्टा है, कैसे हमको बुक को पकड़ के जो है पढ़ना होता है। तो अगर ये बच्ची समझ पा रही है तो नॉर्मल सी बात है, उसमें साक्षमता कौशल विकसित हो रहा है, वो जो है पढ़ना जानती है, उसको ये पता है कि यस इस तरफ से जो है पढ़ा जाता है और बुक को ऐसे पकड़ा जाता है। यानी वो अगर क्लियर पढ़ भी नहीं पा रही हो तो भी वो ये समझ रही है कि इसको जो है पढ़ा ऐसे जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन हो गया, यानी साक्षरता जो है, साक्षरता जो है ये कौशल विकसित हो रही है। यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 22 पे। 22 है जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कथन को जो है पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। आदर्शन दिया है कि शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि वे जो है ऐसा करने के लिए आनुवांशिक रूप से जो है पूर्वानुकूलित होते हैं और ऐसे में जो है परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती है। तर्क जो दिया गया है कि भाषा अर्जन में शिक्षार्थी केंद्रित कक्षाएं जो है परिवेश का बहुत गहरा प्रभाव जो है पड़ता है। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा 22 का? तो इसमें जो राइट आंसर दिया गया है वो ए तो सही है, बट आर जो है वो गलत दिया है। तो क्योंकि यहाँ पर बात हुई है शिक्षार्थी केंद्रित कक्षाएं जो है परिवेश का बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं, तो ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि भाषा अर्जन हम अपने समाज से कर रहे होते हैं, अपने इन्वायरमेंट से करते हैं, जिस कल्चर में हम रह रहे हैं वहाँ से एक्वायर करते हैं। तो ये गलत हो जाएगा कि इसके लिए पार्टिकुलर कोई क्लासेस हमको ज्वाइन नहीं करनी पड़ती हैं। तो आर गलत है बट ए सही है, तो यहाँ पर राइट आंसर ए होगा। यानी ए जो है, एक मिनट, यहाँ पर बात जो की जा रही है वहाँ पर की, यहाँ पर जो आंसर आपका गिवन है वो हो जाएगा आपका, एक सेकेंड फिर से इसको पढ़ते हैं। आदर्शन दिया है कि शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि वे ऐसा जो है करने के लिए आनुवांशिक रूप से पूर्वानुकूलित होते हैं और ऐसे में परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती। जी नहीं, ये गलत हो जाएगा। यानी कि ए गलत है बट जो है आर आपका करेक्ट है। जी हाँ, ए गलत होगा क्योंकि ये आप नहीं कह सकते कि जो मतलब इन्वायरमेंट है उसका कोई भूमिका नहीं, उसका कोई भी रोल नहीं है लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए, बल्कि लैंग्वेज जो होती है वो हम अपने इन्वायरमेंट से ही एक्वायर कर रहे होते हैं। तो ए जो है वो गलत होगा बट आर यहाँ पर बिल्कुल सही है, आंसर आपका फर्स्ट ही होगा। यानी ए गलत है, आर जो है आपका राइट हो जाएगा। माफ़ करिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन जिसमें पूछा है पठन जो है सिखाने के उस तरीके को क्या कहा जाता है जिसमें शब्दों के अर्थ को प्रयुक्त संदर्भों के अनुसार समझने पर बल दिया जाता है। तो पहला ऑप्शन है संरचनात्मक उपागम होगा, या फिर संप्रेषणात्मक उपागम है, या फिर अधोमुखी यानी टॉप डाउन उपागम है, या फिर समग्र भाषा उपागम है। तो 23 का राइट आंसर जो होगा, बात यहाँ पर हुई है कि पठन सिखाने यानी बच्चा पढ़ने के लिए उस तरीकों को क्या कहा जाता है जिसमें शब्दों के अर्थ को प्रयुक्त जो है संदर्भों के अनुसार समझने पर बल दिया जाता है, यानी शब्दों के अर्थ आप समझ पा रहे हो। ठीक है, तो ये कहाँ पर होगा?
कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का डी ऑप्शन होगा, क्योंकि समग्र भाषा उपागम है। आप जो है शब्दों के अर्थ पर भी फोकस कर रहे हो कि यस इस शब्द का क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है, तो मीनिंगफुल लर्निंग हो पा रही है, यानी जो है बच्चा जो लर्निंग कर रहा है वो अर्थपूर्ण है, उसका एक मतलब है, बच्चा कॉन्सेप्ट को समझ पा रहा है, प्रमाणित है। तो यहाँ पर समग्र भाषा उपागम होगा, यानी कि हर चीज पर ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24 पे चलते हैं। 24 है, भाषा के बारे में चिंतन करने और जो है बात करने की योग्यता को क्या कहेंगे? यानी लैंग्वेज के बारे में बात करने और चिंतन करने की जो योग्यता है उसको क्या कहा जाएगा? तो पहला है अधिभाषिक जो है योग्यता, या फिर ध्वन्यात्मक जागरूकता, या फिर निपुण जो है वक्ता, या फिर उद्गामी साक्षरता। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी अधिभाषिक जो है योग्यता यानी विचार विमर्श करना। ठीक है, योग्यता जो है ये आपका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, कि जो है भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की जो योग्यता है, तो आप जब विचार विमर्श करोगे, डिस्कस करोगे, तभी जाके ये योग्यता डेवलप हो पाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 पे 25 में पूछा है, एक माँ ने कक्षा जो है सेकंड यानी कक्षा 2 के अध्यापिका से जो है पूछा कि मैं इस जो है बात पर ध्यान दिया है कि मेरी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो उसने कभी अपने वयस्कों या भाई बहनों से नहीं सुने, यह कैसे संभव है? इस प्रश्न का जो है निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त उत्तर क्या होगा? यानी एक माँ जो थी, उसका बच्चा जो था वो क्लास 2 में था, और जब माँ टीचर से कहती है कि मेरी जो बच्ची है वो कभी कभी कुछ ऐसे शब्द भी प्रयोग करती है जो कि है ना, तो मेरे घर में कोई बड़े बच्चे बोलते हैं, ना कोई वयस्क है, ना उसके भाई बहन बोलते हैं, बट वो बच्ची उस शब्द का प्रयोग घर में करती है। तो आखिर ये कैसे संभव है? इसके लिए कौन सा राइट आंसर होगा ये हमको बताना है 25 में। पहला है, रचनावादी उपागम के अनुसार बच्चे नई भाषाएं आविष्कृत करते हैं, तो ये कहना गलत हो जाएगा। बच्चे भाषा केवल अपने वयस्कों के अनुसरण से सीखते हैं, ये भी नहीं कह सकते कि सेम जो है जो वयस्क बोलते हैं बच्चे वैसे ही कॉपी कर रहे होते हैं। थोड़ा बहुत बच्चे अपना भी इसमें इंक्लूड करते हैं। जो है मनुष्य का मस्तिष्क भाषा सीखने के लिए सहज रूप से अनुकूलित है। आंसर जो होगा वो यहाँ पर आपका जो है 25 का सी ऑप्शन होगा। रीज़न ये है कि जो हमारा माइंड होता है, या फिर जो हम लैंग्वेज को सीख रहे हैं, बच्चा जो लैंग्वेज को एक्वायर कर रहा है, तो उसमें कुछ अपना भी वो इंक्लूड करता है, कुछ एक अपनी समझ बनाता है। ठीक है, तो ये क्या है, हम सहज रूप से अनुकूलित होते हैं लैंग्वेज को एक्वायर करने में। बच्चे कुछ ऐसे भी वर्ड बोलते हैं जो वो जो है शायद घर पे कभी किसी ने ना बोला हो, और बच्चे हो सकता है मोबाइल के थ्रू, ठीक है, टीवी के थ्रू, कार्टून देख रहे हैं, उसके थ्रू लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं, लैंग्वेज को एक्वायर कर रहे होते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है, जब हम आपस में बात कर रहे होते हैं और बच्चे अगर वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो वो लैंग्वेज को, जो आपकी बातें हैं वो बहुत ध्यान से सुन रहे होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा कैच कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका एलईडी बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है 5 साल की उम्र तक। ठीक है, तो वो वही वर्ड बाद में रिपीट करेंगे, तो आप सोचोगे कि अरे ये वर्ड कहाँ से बोला है, तो कभी बोला ही नहीं है, बट वो बोला जाता है, क्योंकि बच्चे बच्चे जो होते हैं 5 साल तक, उनका एलईडी बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, ये कहते हैं नॉम चॉम्स्की। और वो ये भी कहते हैं हर व्यक्ति में, हर बच्चे में एक जन्मजात क्षमता होती है लैंग्वेज को एक्वायर करने की। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 5 साल तक हर बच्चे का एलईडी जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। अगर 5 साल का बच्चा है और आप उसको कहीं भी किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में, किसी के भी पास अगर रखते हो, तो वो वहाँ की लैंग्वेज को, और जो 10 साल का बच्चा मान के चलिए, या फिर 20 साल का जो एक व्यक्ति है, उसको अगर आप वहाँ पर रखते हो, तो उसकी अपेक्षा 5 साल का बच्चा वहाँ की लैंग्वेज को बहुत जल्दी एक्वायर कर लेगा। रीज़न ये है कि उसका एलईडी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। समझ 20 साल के बच्चे की ज़्यादा होगी, लेकिन 5 साल का बच्चा लैंग्वेज को एक्वायर करने की क्षमता ज़्यादा रखता होगा। यहाँ पर राइट आंसर जो है वो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 26 पे चलते हैं। 26 में पूछा है कि प्रारंभिक साक्षरता को सुसाध्य बनाने की एक युक्ति है, जिसमें एक वयस्क और एक बालिका दोनों साथ साथ जो है एक पुस्तक देख रहे हैं। वयस्क जो है प्रश्न पूछता है, और जो है आपसी
संवाद को प्रोत्साहित करता है, यानी जो आपस में डिस्कस हो रहा है उसको अप्रिशिएट करता है। फिर दोनों की भूमिका बदलती है। बालिका जो है वयस्क से जो है प्रश्न पूछती है और यह युक्ति क्या कहलाती है, यानी एक बालिका है, मतलब एक जो है गर्ल्स है और एक बॉयज है, आपस में वो क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। फिर जो संवाद हो रहा होता है, जो कम्युनिकेशन हो रहा होता है, उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। फिर लास्ट में क्या होता है, भूमिका चेंज होती है। लड़की जो थी वो प्रश्न पूछती है लड़के से और लड़का जो है वो पूछ रहा है जो है लड़की से। तो यहाँ पर जो है जो ये युक्ति हो रही है, ये एक्टिविटियाँ जो हो रही हैं, वो जो है क्या कहलाएंगी, कथावाचन कहलाएंगी, मॉडल जो है पठन कहेंगी, या साझा पठन होगा, या जो है संभाषिक पठन होगा। तो 26 का जो राइट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन होगा। देखिए साझा पठन यहाँ पर नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई साझा नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर संभाविक जो है यानी संभाषिक जो है पठन हो रहा है। यहाँ पर राइट आंसर डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ये जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ PYQ के ही हैं, और जो भी आंसर मैं बता रही हूँ ये ऑफिशियल आंसर की से हैं। तो प्लीज़ ये मत समझिएगा कि मैं आंसर गलत बताऊंगी, क्योंकि जो है अगर आंसर गलत होते हैं तो वो बाद में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है जितना सटीक आंसर, इसीलिए मैं जो है प्रीवियस के क्वेश्चन जो है वही प्रैक्टिस करवाती हूँ। रीज़न ये है कि उसका जो है फाइनल आंसर की होता है और बिल्कुल प्रमाणित होता है कि यस इसका ये आंसर फाइनल है, और सीटेट ने वेरीफाई भी किया हुआ है। क्योंकि जो सीटेट की फाइनल आंसर की डिक्लेयर होती है उसके बाद जो है ना उसमें कोई चेंजमेंट होता है, और अगर क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो वही आंसर वेरीफाई भी किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 27 पे चलते हैं। 27 में पूछा है कि एक अध्यापिका जो है शिक्षार्थियों की भाषा के श्रवण कौशल का विकास कैसे कर सकती है, यानी एक अध्यापक है और शिक्षार्थी यानी बच्चों की जो भाषा के श्रवण कौशल है उसको वो कैसे जो है विकसित करेगी, ये जो है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 में पहला है, शिक्षार्थियों को वह तब सुनने के लिए कहना जिसे वे जो है निष्क्रिय होकर सुनते हैं, तो इससे जो है उनकी श्रवण की क्षमता बेहतर होगी, जी नहीं। शिक्षार्थियों से कक्षा में और कक्षा के बाहर जो है सतत रूप से बात करते रहोगे तो ऐसे में तो बच्चा पागल हो जाएगा कि आप कंटिन्यू उससे बोलते रहो। अन्य भाषिक जो है कौशलों को समृद्ध किए बिना केवल श्रवण कौशल पर ध्यान देना, तो आप बाकी पक्ष पर ध्यान नहीं दे रहे हो कि बच्चा चीज़ों को समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा है, वो बोल पा रहा है नहीं बोल पा रहा है, बस आप इस पर फोकस करो कि बच्चा सिर्फ सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। तो ये भी राइट आंसर आपका नहीं होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन होगा, क्योंकि बाकी ऑप्शन गलत हैं। शिक्षार्थियों के लिए ऐसे अवसर सृजित करना जिसमें वे जो है तरह तरह के भाषा स्रोतों और जो है लोगों से सुन सके और अन्य जो है श्रवण संबंधी गतिविधियों में संलग्न हो सके। जब ऐसी एक्टिविटी आप कराओगे तो बच्चा एक्टिव होगा और बच्चे के सारे सेंस जो है उसमें इन्वॉल्व होंगे। वो बोलेगा भी, वो सुनेगा भी, वो देखेगा भी, वो टच भी करेगा, महसूस भी करेगा। तो उसके सारे सेंस इन्वॉल्व होंगे, बच्चे की एक्टिविटी होगी, मतलब बच्चा एक्टिविटी करेगा और लर्निंग उसकी बेहतर हो पाएगी। और सारे जो श्रवण कौशल है, बोलने की जो क्षमता है, वो सभी जो है डेवलप होगी। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 28 पे चलते हैं। अगला है 28, जिसमें पूछा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए, यानी कि जो है राइट आंसर इसमें कौन सा होगा। तो आदर्शन दिया है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा में सटीकता जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तर्क जो दिया गया, इसमें जो तर्क दिया गया है वो है कि व्याकरण जो है प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा। देखिए प्राथमिक स्तर पर भाषा में सटीकता ही मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये कहना गलत हो जाएगा। रीज़न ये है कि प्राथमिक स्तर पर यानी बच्चे छोटे हैं, अब आप उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि बच्चा सेम वैसा ही बोले। हाँ बड़े बच्चे हो चुके हैं वो बात एक अलग हो जाएगी कि आप उनको जो है वैसे बोलने की मतलब बोलने के लिए प्रेरित करोगे, लेकिन प्राथमिक स्तर यानी छोटे बच्चे हैं, आप उनसे सेम वैसे ही जो है नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि बच्चा वैसे ही रिपीट करे, ठीक है। सटीकता बिल्कुल आपका निगेटिव वर्ड हो जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी व्याकरण जो है प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे छोटे जब होते हैं वो भी व्याकरण सीखना
स्टार्ट कर देते हैं। तो ए जो है वो आपका गलत है, बट आर जो है सही होगा। तो राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन ही होगा कि ए गलत है परंतु आर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें राइट आंसर जो होगा वो आपका ए ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन जो दिए गए हैं वो गलत हो जाएंगे। 29 पे चलते हैं। 29 है कि भाषा जो है अधिगम की प्रकृति और शिक्षण शास्त्री व्यवस्थाओं में दोनों की जो है अनुपयोगिता के बारे में सैद्धांतिक स्थितियों एवं जो है मतों को क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 29 का? पहला है युक्ति या फिर पाठ्यक्रम या फिर विषय वस्तु या फिर उपागम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन है कि उपागम जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात यहाँ पर हुई है कि शास्त्रीय व्यवस्थाओं में दोनों की अनुपयोगिता के बारे में सैद्धांतिक स्थितियों एवं मतों को क्या कहा जाता है, तो वो आपका उपागम होगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर जो है वो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन, रचनात्मक मूल्यांकन क्या है? यानी जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है वो क्या है? रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है पहले वो समझते हैं। देखिए, इसमें कुछ आपको क्रिएट करना पड़ता है, कुछ बनाना होगा, कुछ आप एक्टिविटी करोगे, कुछ आप प्लान करोगे, कुछ आप बनाओगे। ठीक है, सेम मतलब मेन जो पॉइंट है वो क्या है रचनात्मक मूल्यांकन का, कि बच्चा कुछ बना रहा होगा, कुछ क्रिएट करेगा। ठीक है, इसके द्वारा हम मूल्यांकन बच्चे का कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा? पहला है परिवर्तन से संबंधित नहीं है। तो आप बच्चा जब कुछ बनाएगा, कुछ क्रिएट करेगा तो परिवर्तन होगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या हो रहा है ये आप इससे पता लगाएंगे। अधिगम में हो रहे विकास और सुधार से संबंधित है, या फिर कोर्स में एक जो है पूर्व निर्धारित या विशेष चरण में किया जाता है। यानी ये कोर्स में मतलब जो है ये निर्धारित है कि आपको जो है रचनात्मक मूल्यांकन करना है, तो आप जो है फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हो, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि अधिगम में हो रहे यानी जो लर्निंग हो रही है उसमें विकास यानी उसमें डेवलपमेंट और सुधार से संबंधित है, कि जो लर्निंग हम करवा रहे हैं बच्चे से, बच्चे मतलब लर्निंग जो हम बच्चों को करवा रहे हैं उसमें कितना ग्रो हो रहा है, कितना डेवलपमेंट हो पा रहा है, और साथ ही कहाँ पर रुकावट आ रही है, कहाँ पर बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, या फिर कहाँ पर टीचर के द्वारा समस्या हो रही है, कहाँ पर टीचर जो है बातों को अच्छे से समझा नहीं पा रहा है, कॉन्सेप्ट को समझा नहीं पा रहा है, या फिर बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, क्या जो है प्रॉब्लम है, इसका जो है पता लगाया जाता है मूल्यांकन के माध्यम से, इवोल्यूशन के माध्यम से। और जो है अधिगम यानी अधिगम में हो रहा है डेवलपमेंट और सुधार से संबंधित है। बिल्कुल राइट, यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो रचनात्मक मूल्यांकन है उसके माध्यम से हम यही पता करते हैं कि बच्चा जो एक्टिविटी कर रहा है या फिर बच्चा जो लर्निंग कर रहा है उसमें उसका जो है डेवलपमेंट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, कहाँ पर समस्या आ रही है, जहाँ पर समस्या है उसका सोल्यूशन निकाला जाता है। यहाँ पर राइट आंसर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे फ्रेंड्स जो है 30 क्वेश्चन, जो कि कल की क्लास में हम लोगों ने जो है 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोगों ने जो है पूरे 30 क्वेश्चन कर लिए, यानी आज भी हम लोगों ने 15 ही किए हैं। बट अगर आपने कल की क्लास को ज्वाइन कर लिया होगा तो 30 क्वेश्चन पूरे हम लोगों ने डिस्कस किए। तो 15 ऑफ आपके कितने सही हुए वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। इससे ये होगा कि एटलीस्ट आप एनालिसिस 2 मिनट में कर लोगे कि हाँ मैंने कितने क्वेश्चन अटेंड किए हैं और मेरे कितने सही हैं, कैसी मेरी प्रिपरेशन चल रही है। जो कि एग्ज़ाम आपका 14 दिसंबर को होने वाला है, ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। ठीक है, नवंबर भी जो है लास्ट है और आपका 14 दिसंबर को एग्ज़ाम कंफर्म है। तो ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं है। 3 बजे की क्लास डेली ज्वाइन करें जहाँ पर हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। 5 बजे भी हम लोग सोशल साइंस पेपर 2 के लिए प्रैक्टिस करते हैं, तो वो भी क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी ऑफिशियल अपडेट मिल जाती है और वहीं पर जो है सीटेट की तैयारी भी करवाई जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।